नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में समझने वाले हैं कि सोवियत जो सिस्टम है वो क्या था, उसके अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं। हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड वाइज हम पढ़ेंगे। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं या इसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। दरअसल क्या हुआ, ये जो यूएसएसआर था, रूस के अंदर 1917 के अंदर एक समाजवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद ये यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। अब ये समाजवादी क्रांति क्या होती है, तो उसके लिए पहले आप समाजवाद समझिए। समाजवाद एक तरीके की ये एक विचारधारा है जहां कहा जाता है कि धन संपत्ति समाज के लोगों में बराबर बांटा जाए। जहां एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात पे टोटली फोकस करता है कि जो धन संपत्ति हो, जितनी भी देश के अंदर जो रिसोर्सेस हो, जो पैसे हो, वो समाज के कल्याण के लिए लगाया जाए और समाज के लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स कि अमीर भी रिसोर्सेज का फायदा कर सके, उठा सके, गरीब भी उन रिसोर्सेज का फायदा उठा सके। धन संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होती है और भी ये जो जिम्मेदारी है कि किसको कितना बांटना है, अमीर को कितना देना है या अमीर को कितना रिसोर्सेस मिलना चाहिए, गरीब को कितना रिसोर्सेस मिलना चाहिए, ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है? सरकार की होती है। वहां पे सरकार के नियंत्रण में होती है। दरअसल समाजवाद का एक ये भी मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर करना, यानी समाज के अंदर लोगों का विकास करना, लोगों का भला करना। समाज के वाद के अंदर मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, वो दूसरे नंबर पे होता है। पहला मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर करना, दूसरा मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। समाजवाद एक विचारधारा है। जो समाजवाद को जो इस समाजवाद की विचारधारा को मानता है उसी को हम कहते हैं समाजवादी। जैसे अगर कोई देश समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो समाजवादी देश है। अगर कोई इंसान या कोई पर्सन है वो जो समाजवाद की व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, उसको फॉलो करता है, उसको मानता है, उसकी बात करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो समाजवादी है। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और जो क्रांति हुई थी समाजवादी, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था उसके विरोध में हुई थी। दरअसल जो पूंजीवादी व्यवस्था वो समाजवादी व्यवस्था की पूरी तरीके से उलट है। पूंजीवादी व्यवस्था में पहला मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना, यानी आपका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जाए। यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात नहीं होती, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात नहीं होती। इस व्यवस्था के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता कि अमीर कितने रिसोर्सेस यूज कर रहा है, गरीब कितने रिसोर्सेज यूज कर रहा है। फर्क इतना पड़ता है कि प्रॉफिट आना चाहिए। इसके विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। समाजवाद के आदर्श, यानी ये जो समाजवाद हमने पढ़ा, यही इसके आदर्श हैं। समता मूलक समाज की जरूरतों पे प्रेरित थे। समता मूलक यानी समाज की ऐसा समाज हो जहां पे इक्वालिटी हो, जहां पे अमीर को भी उतना ही हक मिले जितना गरीब को हक मिले, यानी अमीर और गरीब या समाज के अंदर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन सबको खत्म करके इक्वालिटी लाई जाए। अगर हम आगे बढ़ें तो इस व्यवस्था के अंदर ये हमें जानने को मिलेगा कि मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने, यानी ये जो इतिहास के अंदर जो निजी संपत्ति चला आ रहा है उसको समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पे, यानी समाज के अंदर समानता हो, इक्वालिटी हो। ये निजी संपत्ति का मतलब ही नहीं कि आपकी निजी संपत्ति है तो आप कुछ भी करो, लोगों खुद ही सारा संपत्ति को हड़प लो, गरीब लोगों या गरीब तबकों को ना दो, ऐसा नहीं। समाज को समानता के सिद्धांत, यानी समाज के अंदर समानता हो, अमीर को भी उतना, गरीब को भी उतना, पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी ये कोशिश थी कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए, समाजवादी व्यवस्था को लाया जाए। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने, यानी जो सोवियत प्रणाली के जो लीडर्स है, जिन्होंने सोवियत प्रणाली को सिस्टम को जो बना रहे हैं, उन लोगों ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। यानी
यानी इसका मतलब क्या है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी उन्होंने कहा कि एक राज्य होगा और उस राज्य को एक पार्टी हैंडल करेगी। उस पार्टी का नाम था धुरी कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी और यहाँ पर केवल एक ही पार्टी होगी। जैसे एक मान लेते हैं ये राज्य हमारा, इस राज्य के अंदर केवल एक ही पार्टी होगी, वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी को हम जगह नहीं देंगे, वो वैलिड नहीं होगी। यही होता है राज और पार्टी की संस्था। यानी यहाँ पे राज और ये पार्टी, और यहाँ पे कैसी थी, एक ही पार्टी थी। राजनीतिक यानी विपक्ष की कोई भी जगह नहीं थी। अगर हम आगे बढ़ें तो अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज के नियंत्रण में थी। यानी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से क्या है, सरकार के नियंत्रण में है, राज्य के नियंत्रण में है। राज्य ने डिसाइड कर रखा है कि उसको क्या करना है, एक साल में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, या उसने प्लानिंग पूरी कर रखी है कि उसको क्या क्या करना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, यानी जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो पूर्वी यूरोप के देश है वो सोवियत संघ के खेमे में आ गया, उनके दबदबे में आ गया। यानी सोवियत संघ ने इन पे अपना दबदबा कायम कर लिया। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से चंगुल से मुक्त करवाया था। फांसीवादी ताकतों का मतलब होता है कि तानाशाही ताकतें। फांसीवादी ताकतों का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जहां पर जनता की नहीं सुनी जाती, सरकार जो होती है, ये जो किंग जो होता है, वो अपनी मर्जी से जो मन में आए वो करे, लोगों का ध्यान बिल्कुल भी ना दे। तो ऐसे हम कह सकते हैं, इन्हीं को हम फांसीवादी ताकतें कह सकते। उनके चंगुल से मुक्त करवाया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। देखो, जब इनको फांसीवादी ताकतों से मुक्त करवाया गया तो इनको जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पे डाला, यानी समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप इनको ढाला गया। पूर्वी जो हमारे यूरोप के देश थे, इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। और पूर्वी जो यूरोप के देश है, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, दूसरी दुनिया के देश, या फिर जो समाजवादी जो सोवियत संघ के खेमे में थे उनको भी हम कहते हैं कि ये दूसरी दुनिया के देश हैं। और इसका नेता एक था, वो कौन था, सोवियत संघ था। और इन सभी का लीडर कौन था, पूर्वी जो हमारा यूरोप है, या जहां जहां तक सोवियत संघ की बाउंड्रीज थी, उन सभी का नेता कौन था, सोवियत संघ था। अगर हम आगे बढ़ें तो हम सोवियत संघ के अब हम पॉजिटिव पहलू पे नजर डालेंगे। यानी जो सोवियत संघ है वो एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था थी, एक बहुत ही बड़ी पावर थी। तो वो पावर कैसे थी, वो किस तरीके से, उसके अंदर क्या क्या चीजें बहुत अच्छी थी, क्यों हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ी पावर थी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा खत्म हुआ, उसके बाद जो सोवियत संघ एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। अब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, जल्दी से कमेंट करिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, अगर हम अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको छोड़ देते हैं तो इसकी अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। यानी अमेरिका को साइड करें और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंपेयर करें सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से, तो हम ये पाएंगे कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा विकसित है। संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, जो वहां पे कम्युनिकेशन था, चीजों का आदान प्रदान जो होता था, जो शेयर होती थी, वो जो संचार प्रणाली था, जो कम्युनिकेशन था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। दरअसल जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे भी अगर आपको सोवियत संघ के अंदर कोई भी दूर दराज का इलाका जाना है तो उन इलाकों में पहुंचने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मीन्स वहां पे रोडें अच्छी हैं, वहां पे नेटवर्क है काफी अच्छे, वहां पे इंटरनेट की सुविधा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन देखो, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक इलाका है और यहाँ पे रोड इस इलाके को ये इलाका रोड जोड़ती है,
अब यहाँ पे एक इलाका है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई भी रोड नहीं है, कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो व्यवस्था है, जो रोड है, वो काफी अच्छी है। तो आप ये पाओगे कि ये जो इलाका है ये डेवलप होगा, धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। लेकिन ये जो इलाका है ये डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही पीछे रहेगा। यहाँ पे विकास का स्तर बहुत ही कम होगा, विकास ना के बराबर होगा। ऐसे आप समझ सकते हो। ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा कह सकते हैं इस सिटी है। उस सिटी की रोड इस छोटे से कस्बे के अंदर जुड़ती है। तो आप देखोगे कि ये ट्रांसफॉर्म होते होते ये जो इलाका है वो भी विकसित होने लगेगा। लेकिन इस सिटी की जो रोड है, या फिर कह लीजिए इस मार्केट की जो रोड है, वो इससे लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ आप पाओगे कि इस इलाके के अंदर विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके और भी पॉजिटिव पहलुओं की बात करें तो उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। किसके पास? सोवियत संघ के पास। और ऊर्जा संसाधन होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात यानी स्टील तथा मशीनरी उत्पादन शामिल था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी घरेलू उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कि ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो एक कंज्यूमर को चाहिए। जैसे मुझे ये पेन चाहिए, ये भी उपभोक्ता उद्योग में आएगा। मुझे ये शीट चाहिए, ये भी उसमें आएगा। ये जो मार्कर है ये भी उसी के अंदर। यानी कंज्यूमर को जो चीजें चाहिए होती है भी बहुत उन्नत थी। वहां पिन से लेकर कार तक की सभी चीजों का उत्पादन वहीं होता था। उत्पादन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सब चीजें, यानी पिन से लेकर कार तक की चीजों का मतलब है कि छोटी से छोटी और कार जितनी बड़ी सारी चीजों का जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, वो सोवियत संघ के अंदर ही होता था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। इससे देश को विकसित होने में बहुत ज्यादा मदद होता है, जब वहां पे प्रोडक्शन होने लगता है, देश के अंदर ही प्रोडक्शन हो। सोवियत संघ की सरकार ने न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। यानी न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब एक बेसिक लेवल। जैसे बेसिक लेवल यूं कह लीजिए कि आपको या हम सभी को बात करें तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ जैसे खाना चाहिए, हमें वाटर फैसिलिटी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, कुछ या हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। ये कुछ हमारे बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ये कुछ हमारे न्यूनतम जीवन स्तर होते हैं कि भाई ये होना ही चाहिए जीवन के अंदर। सरकार बुनियादी शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण के अन्य चीजें रियायती दर पे मुहैया कराती थी। और गवर्नमेंट जो वहाँ की है, जो वहाँ की जो सरकार है, वो इन सारी चीजों को, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो लोक कल्याण यानी लोगों को भले करने के लिए कोई स्कीम्स करनी है, या कुछ भी चलाना हो, कोई प्रोडक्ट बनाना, कुछ भी करना हो, गवर्नमेंट वहाँ पे चीजें जो है बहुत ही रियायती दर का मतलब होता है बहुत ही कम दामों, बहुत ही चीप रेट्स में यानी तय कर रखा था। बेरोजगारी नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी मतलब होगी, ऑफ कोर्स बेरोजगारी होगी, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं थी। मीन्स अगर किसी को जॉब चाहिए होता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसको जॉब मिल जाएगी। अगर हम आगे बढ़ें तो मिल्कियत का मतलब होता है कि मालिकाना हक। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। यानी मेन मालिक कौन होगा? राज्य होगा। कोई आम जनता, कोई बड़ा बिजनेसमैन मालिक तो होगा, लेकिन जो एक एक्चुअल जो ऑनर होगा वो गवर्नमेंट ही होगी, राज्य ही होगी। गवर्नमेंट चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी भले ही आपकी है तो, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है और उसके बदले आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं और स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। यानी वहां पे जितनी चीजें प्रोडक्शन होती थी, मशीन होती थी, फैक्ट्री होती थी, सब पे जो नियंत्रण है, जो गवर्नमेंट है, वो सुपरवाइज करता है। यानी ये एक है तो प्रॉपर्टी है किसी प्राइवेट पर्सन की, लेकिन गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करती थी, देखती थी, इस पे निगरानी रखती थी कि चीजों को महंगा ना कर दे, चीजों को गलत तरीके से ना बनाए, सुपरवाइज करती थी।
अब देखो, इतनी देर से हम इसके पॉजिटिव पहलुओं को पढ़ रहे हैं, अब हम इसके नेगेटिव पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि सोवियत संघ की विशेषताएं बताएं, तो आपको जो इससे पहले मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बताया है वो लिखना है। अगर एग्जाम में पूछे कि सोवियत संघ की नकारात्मक चीजें बताएं, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बताए, तो आपको यहाँ पे सोवियत संघ के अंदर नकारात्मक पहलू भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको पूरा अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इसके नेगेटिव पहलू को। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो सोवियत प्रणाली थी, जो ये सोवियत सिस्टम था, इस पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अभी नौकरशाही क्या होता है ये समझते हैं पहले। नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निष्पक्षता यानी कोई भी चीज सही ढंग से नहीं होता तथा मानवता का अभाव यानी मानवता के हिसाब से देखी नहीं जाती। यानी नौकरशाही को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सोवियत प्रणाली है उसके अंदर कोई भी निष्पक्षता नहीं थी। सरकार के मन में जो मन में आ रहा है वो करे जा रही है, मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। लोग प्रॉब्लम में है, गवर्नमेंट उनपे, सरकार उनपे ध्यान नहीं दे रही है। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। और ये जो प्रणाली है सत्तावादी, सत्तावादी का मतलब होता है कि वो सरकार जो सत्ता का मोह करती है, जिसको सत्ता की लालच हो जाती है, या फिर ऐसा कर दे जो बायकॉट करती है जनता को, यानी जो जनता को बहिष्कार करती है। इट मीन्स कि वो जनता पे ध्यान नहीं देती। ऐसी सरकार जो जनता पे ध्यान नहीं देती और सत्ता के लालच में चूर हो जाती है, उसको हम सत्तावादी कह सकते हैं। और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला। जाहिर सी बात है, जब वो सत्तावादी होगी, लोगों पे, नागरिकों के जीवन पे ध्यान नहीं दे रही, नागरिक किस तरीके की प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो जो नागरिक है ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि वो लोग प्रॉब्लम तो फेस करेंगे ही, और उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस भी किया। अगर हम आगे देखें तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण, यानी जो वहां पे लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र मीन्स कि वहां पे चुनी हुई सरकार नहीं आती थी, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोग खुल के बोल नहीं सकते थे, लोग खुल के गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे, और इसी कारण वो जो अपनी जो बात रखना चाहते थे वो चुटकुल्ले बनाते, मतलब कार्टून बनाते थे, पॉलिटिकल कार्टून्स बनाते थे, जिसपे वो सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। जो सोवियत संघ के जितनी भी संस्थाएं थी उनमें सुधार की जरूरत थी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, उन सभी के अंदर सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ ने एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और वहां पे हम सभी को पता है कि एक ही दल था, एक ही पार्टी था, वन पार्टी थे, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, वही थे और वही शासन करता था। और इस दल सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, और इस जो दल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जितनी भी संस्थाएं थी उन सभी संस्थाओं पर, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो पॉलिसी वाला संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, नीति बनाने का संस्थान हो, कुछ भी हो, उन सभी पे किसका नियंत्रण रहता था? उन सभी पे कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण रहता था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलकर सोवियत संघ बनाया था। दरअसल जो सोवियत संघ है वो कोई एक देश नहीं है, पहले बता दे, और आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बता रखा है। जो सोवियत संघ है वो कोई देश नहीं है। सोवियत संघ, मान लीजिए आप लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम आपने लग दिया सोवियत संघ, और उसके अंदर आपने अलग अलग मेंबर्स को ऐड कर लिया, यानी अलग अलग देशों को आपने उसके अंदर ऐड कर लिया, और उस ग्रुप का नाम रख दिया आपने सोवियत संघ। ऐसे ही यहाँ पे जो 15 जो गणराज्य थे, जो 15 जो रिपब्लिक्स थे, वो जो देश थे, उन लोगों ने क्या किया, आपस में मिल गए और इन्होंने अपना एक नाम रख दिया, उसका नाम रखा इन्होंने सोवियत संघ, यूएसएसआर इन्होंने नाम रख लिया। देखो, अगर हम देखें तो कहने को तो एक था सोवियत संघ, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। दरअसल क्या हुआ कि है तो ये 15, मतलब 15 लोगों से मिलकर सोवियत बना हमारा, लेकिन जो मेनली जो दबदबा होता था
वो दबदबा होता था रूस का, यानी रूस की ज्यादा चलती थी। कोई भी मैटर हो रूस उसके अंदर इंटरफेयर करता था, और जो देश है, जो बाकी 14 मेंबर्स है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात उतनी प्राथमिकता, उतना अच्छे से नहीं लिया जाता था जितनी रूस की कही हुई बात को फोकस की जाती थी। इसी वजह से वास्तव में रूस हर मामलों में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर अपेक्षित और दमित महसूस करती थी। इसी वजह से वहां पे जो जनता होती थी, जो लोग होते थे, जो 14 रिपब्लिक्स के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनको थोड़ा अपेक्षित का मतलब होता है इग्नोर, कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, रूस की ही चल रही है और हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें तो इग्नोर किया जा रहा है, और दमित महसूस करते, तो उनको घुटन सी महसूस होती कि भाई ऐसा हमें फ्रीडम ही नहीं है बोलने की सरकार के खिलाफ, हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को प्राथमिकता उतनी अच्छे से नहीं दी जाती, हमारी सुनवाई नहीं की जाती, ऐसा वहां की जनता महसूस करने लगी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसने हथियारों की होड़ खूब की। यूएसए पंगा था इसका, आप लोगों को पता है। यूएस भी हथियार बना रहा है, ये भी हथियार बना रहा है। खूब इसने पैसा हथियारों को खर्च करना, बनाने में, अनुसंधान में खूब पैसा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि सारा पैसा अगर आप हथियार बनाने में खर्च कर दोगे तो आप शिक्षा संस्थानों पे क्या पैसा खर्च करोगे? आप लोगों की जीवन जो शैली उसको अच्छा बनाने के लिए आप पैसा खर्च कर ही नहीं रहे। आप तो सारा पैसा हथियारों को विकसित करने में खर्च कर रहे हो। ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हथियारों की होड़ या फिर हथियारों पे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत है, लेकिन एक तालमेल से, कि हथियारों पे भी पैसा खर्च हो, देश की रक्षा के लिए भी पैसा खर्च हो, और देश के जो शिक्षा संस्थान है ताकि बच्चे पढ़ सकें, जो लोगों की जीवन शैली वो सुधार की जा सके, उस पे भी पैसा खर्च हो। एक इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वालिटी नहीं थी। हथियारों पे ज्यादा खर्च होता था, शिक्षा संस्थानों और बहुत तरीके के फैक्टर्स हैं उन पे कम खर्चा होता था। बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामलों में पीछे रह गए, जिसकी वजह से जिसकी जो प्रौद्योगिकी थी, जो इसकी टेक्नोलॉजी थी, वो पीछे रह गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज होती रहती है, हर वक्त बदलती रहती है। वही आगे निकल जाता है जो टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करता है और नई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करता है, नई नई तकनीक लाने की कोशिश करता है और काम को सरल और कम पैसों में बनाने की कोशिश करता है, तो वो आगे निकल जाता है। लेकिन इन लोगों ने अपना प्रौद्योगिकी पे खर्च किया ही नहीं। अगर हम आगे बढ़े तो सोवियत संघ का उपभोक्ता उद्योग अगेन, यानी जो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे हम एक उपभोक्ता, हमारे लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से भी पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। तो जो वस्तुएं बनती थी कंज्यूमर के लिए, मान ली ये मेरे लिए बन रही है, ये भी आ सकता है, इसके अंदर आता है, सॉरी, ये मेरे लिए बन रहा है, तो इसकी ये मान लेते हैं सोवियत का पेन है, और एक पेन है वो है यूएसए का। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। इस वजह से भी मात खाने लगा कि इसकी वस्तुओं की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो नागरिक जो एक राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी कि वो चाहते थे कि सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, सरकार को ये काम करना चाहिए। आर्थिक आकांक्षाएं कि जैसे सरकार को इन फैसलों पे वर्क करना चाहिए, सरकार को हमारी देखना चाहिए कि हम कितने प्रॉब्लम है, हम कितने गरीब हो रहे हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए, हमारे लिए कुछ नीति लाना चाहिए, हमारे ऊपर कुछ और पैसे खर्च करना चाहिए, हमारे ऊपर नई पॉलिसी बनानी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जो सोवियत प्रणाली हो ऐसा नहीं कर पा रही थी। 1979 में अफगानिस्तान के युद्ध में हस्तक्षेप कर दिया इसने, इंटरफेयर कूद गए, जिससे सोवियत संघ की व्यवस्था कमजोर हो गई। अब जाहिर सी बात है, आप वैसी प्रॉब्लम में हो और आपके पास वैसे ही आपके पैसे हथियारों में खर्च कर रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अच्छे नहीं बनते, प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आप वॉर के अंदर कूद जाते हो। आपको पता ही होगा कि जब वॉर के अंदर कोई देश कूदता है तो वो सारा पैसा वॉर को जीतने के लिए खर्च कर देता है, और वॉर के अंदर खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है, सारा पैसा एक ही जगह फोकस हो जाता है वॉर के अंदर। तो वॉर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई इन लोगों की। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी अब, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। तो
उपभोक्ता वस्तु यानी जो वस्तुओं की जो चीजें चाहिए थी जो लोगों को, वो नहीं बन रही, क्योंकि सादा पैसा कहाँ, ये हथियारों में खर्च कर रहे, युद्धों में खर्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बन रहे। प्रोडक्ट की जो मान लो 100 प्रोडक्ट बन रहे थे पहले फॉर एग्जांपल, अब वो 70 बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे 30 हो गए। अब जब धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट की कमी भी होने लगी, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, खाद्यान्न यानी फूड को वो बाहर देशों से मंगाने लगे, बाहर के देशों से मंगाने लगे कि भाई दाल मंगा लिए, चावल मंगा लिए, जो भी उनको मंगाना हो वो सब बाहर के देशों से मंगाने लगे। और ये कम नहीं होता, साल दर साल बढ़ता है। मान लेते हैं 10,000 क्विंटल किलो बाहर, फॉर एग्जाम्पल 10,000 क्विंटल किलो बाहर से मंगाए, अगली बार 15,000 क्विंटल मंगा लिए बाहर से। तो ये प्रॉब्लम ही तो है कि हमें बाहर से ज्यादा मंगा दें। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि देश के अंदर से जो खाद्यान्न है वो ज्यादा बाहर में बिकना चाहिए, ना कि बाहर से आना चाहिए। अपना देश का जो दाल चावल जो भी किसान लोग प्रोड्यूस करते हो बाहर बिकना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से दाल चावल मंगाया जाए। दशक के अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था 1970 के दशक के अंदर, ये अंतिम वर्ष जब चल रहे थे तो उसके अंदर जो इसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, यानी सही से नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम फेस करने लगी, और अतः ये ठहर सी गई और फाइनली ये रुक सी गई, ठहर सी गई। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रुकी, क्या हुई, क्या चीजें और हुई, और हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।